हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर नॉलेज बैंक पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्हों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हिंदी में विराम चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए जानते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकाव। विराम यानी कि ठहरना या रुकना। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम। अल्प विराम, इसी को हम कॉमा भी बोलते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, विराम मतलब रुकना, यानी जहाँ पे बहुत ही थोड़ी देर के लिए, बहुत ही कम समय के लिए हम रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्यों के मध्य में किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, तथापि, क्योंकि इस तरह के अवयव का प्रयोग होता है, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे वह गरीब है। अब देखिए, बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पे हम रुकेंगे। वह गरीब है पर बेईमान नहीं। वह गरीब है पर बेईमान नहीं, यानी कॉमा इसीलिए लगाया जाता है कि दोनों वाक्यों में अंतर रहे। सचमुच वह बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह से जहाँ बहुत ही कम समय के लिए, सूक्ष्म समय के लिए हमें रुकना पड़ता है, वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम, जब दो वाक्यों में अलगाव किया जाए और कोई वियोजक चिन्ह ना हो, तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जा सकता है। अर्धविराम आपका इस तरह से लगता है। तो जब दो वाक्यों को अलग करना हो और बीच में कोई वियोजक चिन्ह ना हो, वहाँ हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे चोर भाग गया, आप बेफिक्र रहें। अब यहाँ पे देखिए, दो अलग अलग वाक्य, दोनों को अलग किया जा रहा है कि चोर भाग गया, आप बेफिक्र रहें। तो यहाँ बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अर्धविराम यानी आधा विराम। फिर तीसरा नंबर है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी कि पूरी तरह से विराम, जहाँ पे हमारा कोई वाक्य पूरा हो जाता है। कोई वाक्य पूरा होने पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इस तरह से जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह से आपका पूर्ण विराम लगता है। तो पहला अल्प विराम था, दूसरा अर्ध विराम और फिर पूर्ण विराम। चौथा नंबर हमारा है विस्मयादि बोधन। विस्मय यानी आश्चर्य। तो जहाँ पे हर्ष, विषाद, आश्चर्य, विस्मय, भय, घृणा, करुणा आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है। जैसे वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। अब देखिए, यहाँ आश्चर्य का बोध हो रहा है कि वाह। तो इस तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार का लगाया जाता है। पांचवा नंबर है हमारा प्रश्न चिन्ह। जब प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। क्या आप हिंदी पढ़ना जानते हैं? अब देखिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे हमारा प्रश्न चिन्ह होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ पे प्रश्न पूछने का भाव होता है, वहाँ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और बिना प्रश्न चिन्ह के ये हमारा वाक्य अधूरा रहेगा। छठवां है हमारा निर्देशन चिन्ह। निर्देशन का भी आप उपयोग भली प्रकार से करते हैं, जानते हैं इसके बारे में भी। जब किसी कथन के विषय में कुछ कहा जाता है, तो निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ किसी कथन के विषय मतलब किसी के बारे में कुछ बताना हो, वहाँ हम निर्देशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशन चिन्ह इस तरह से डैश की तरह से लगाया जाता है। जैसे वीर योद्धाओं, वीर योद्धाओं यानी कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया।
तो ये हमारा निर्देशन चिन्ह हुआ। अगला है हमारा, और निर्देशन चिन्ह जैसे कि दो शब्दों के बीच में इस तरह से भी लगता है, जैसे दिन रात, माता पिता, सुख दुख, इस तरह के वाक्यों में भी निर्देशन चिन्ह आप देख सकते हैं। सातवां है हमारा कोष्ठक। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है छोटा कोष्ठक, जो इस प्रकार का छोटा कोष्ठक होता है। दूसरा है मझला कोष्ठक, ये हमारा मझला कोष्ठक है। और तीसरा होता है बड़ा कोष्ठक, ये हमारा बड़ा कोष्ठक है। हिंदी में केवल छोटे कोष्ठक का प्रयोग होता है। हिंदी में हम इस तरह के कोष्ठक का ही प्रयोग करते हैं। ये जो हमारा छोटा कोष्ठक है, इसी का प्रयोग किया जाता है। 8वां है हमारा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, मतलब किसी लेखक की रचना के बारे में या किसी शब्द के बारे में जब कोई फोकस देना होता है, वहाँ पे हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारा अवतरण चिन्ह जो है वो इस तरह से लगाया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ अवतरण चिन्ह लगा हुआ है। 9वां है हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए कथन को इंगित करने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जब कोई किसी ने कोई कथन कहा तो उसके वाक्य को, उसके कथन को व्यक्त करने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा की तरह से ये लगाया जाता है। तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है, इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा। 10वां है हमारा विवरण चिन्ह। जब किसी भी कथन के विषय में विवरण देना होता है, वहाँ विवरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये विवरण चिन्ह होता है। और 11वां नंबर है उपविराम। उपविराम अभी हमने ऊपर बताया था अर्धविराम के बारे में, ये होता है उपविराम, इस प्रकार से लगाया जाता है उपविराम। 12वां नंबर है हमारा अगला लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह शब्दों को लघु रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मतलब किसी भी बड़े शब्द को जब हमको शॉर्ट में लिखना होता है, छोटे में लिखना होता है, वहाँ पे हम लाघव चिन्ह यानी लघु चिन्ह, जिसको भी कह सकते हैं, लघु चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह यानी जहाँ पे कोई कथन लिखने के बाद में उसके आगे डैश डैश लगा दिया जाता है, मतलब कि वहाँ पे और आगे कई शब्द होने चाहिए लेकिन वहाँ पे उसका लोप हो गया है। तो इस तरह से डैश भी आप देख सकते हैं, या आपको इस तरह से प्लस प्लस का भी साइन दिख सकता है लोप चिन्ह में। अगला है हमारा पाद चिन्ह। पाद चिन्ह यानी किसी अक्षर के नीचे हम इस तरह से, जैसे हमने लिखा क, इसके नीचे हम ये लगा देते हैं, पाद चिन्ह इसको बोलते हैं। इस तरह से लाइन खींच देते हैं, ये हमारा पाद चिन्ह होता है। फिर है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जब दीर्घ का ये चिन्ह होता है, ये भी आप भली प्रकार से इससे भी अवगत होंगे, जैसे को, अपी, ये है हमारा दीर्घ चिन्ह। दोहा सोरठा इन सब में आपने इसको पढ़ा होगा, दीर्घ चिन्ह और लघु चिन्ह के बारे में। अगला है हमारा पाद बिंदु। ये ऊपर अभी हमने बताया आपको पाद चिन्ह के बारे में, और ये होता है पाद बिंदु। फिर है अगला हंस पाद या त्रुटि विराम। जैसे कि कोई भी हमारा कथन हमने लिखा, कोई शब्द लिखा और वो शब्द बीच में हमारा कहीं किसी वाक्य में हमारा कोई शब्द छूट जाता है, तो वहाँ पे हम इस तरह से नीचे हंस पाद या उसी को हम त्रुटि विराम कहते हैं, ये लगा के हम उस वाक्य को ऊपर लिख देते हैं इस तरह से। तो ये जो है हमारा हंस पाद इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको हंस पाद बोलते हैं। 18वां हमारा है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक यानी जहाँ पे तुल्यता यानी कि बराबर, जब कोई चीज़ इक्वल समान होता है, तो जब किसी चीज़ की तुल्यता प्रकट करनी होती है, वहाँ पे हम ये इक्वल का साइन हम प्रयोग करते हैं। और आखिरी जो अंतिम है हमारा समाप्ति सूचक।
समाप्त, जब कोई भी हमारा कथन, कोई भी हमारी पंक्ति जब पूरी हो जाती है, वहाँ पे हम इस तरह से समाप्ति सूचक का चिन्ह लगाते हैं। इस तरह से ये हमारा मतलब यहाँ पे समाप्त हुआ, हमारा जो पैराग्राफ था ये समाप्त हुआ। तो ये थे दोस्तों विराम चिन्ह, जिसके बारे में हमने एक एक करके आपको विस्तार से बताया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये जानकारियाँ और भी लोगों के काम आ सकें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।